पिछले कई दशकों से देश की जनता प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से आ रही आवाजों को बड़ी आशाओं के साथ सुनती आ रही है। ये आवाजें भविष्य के सपनों और ताकतें दिखलाती रही हैं, मगर पिछले एक दशक में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधने के लिए स्वतंत्रता दिवस के भाषणों को बड़ी चतुराई से अपना हथियार बनाया था। साथ ही साथ देश के शासन के लिए अपना दृष्टिकोण भी सामने रखते आए हैं। लेकिन इस 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पिछले दशकों के अपने आत्मविश्वासी, जुझारू और तीखे स्वभाव से कुछ अलग नजर आए। इसका यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि उनका आत्मविश्वास कम हुआ है, लेकिन मोदी का 1 घंटे से ज्यादा लंबा स्वतंत्रता दिवस का भाषण महज अपनी उपलब्धियों के बारे में, उनके बड़े बड़े दावों और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को लताड़ने में ही सीमित रहा है। फिर ऐसा क्यों हुआ? हुआ यूं कि जून के लोकसभा चुनावों में उनकी भाजपा को मिले कमजोर जनादेश से प्रधानमंत्री के रूप में जीवित रहने की उनके चालाक सहयोगियों की अविश्वसनीय बैसाखियों पर निर्भर होना शायद यहां भी दिखला गया। एक मजबूत और विपक्ष के उभरने से मोदी के शब्दों में कहीं फीके कॉकटेल का स्वाद दिखलाई दिया। पिछले साल में संबोधन को अगर देखें तो मेरे परिवारजनों के रूप में सम्मानित किया गया था देश के नागरिकों को, तो इस बार मोदी ने अधिकांश समय अपने भाषणों में, संबोधनों में देशवासियों कहकर के ही संबोधित किया। मोदी ने पिछले दशक की अपनी उपलब्धियों को गिनाने पे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता सहित जो कुछ घोषणाएं की थी, वे बड़े पैमाने पे पुरानी चुनावी वादों की पुनरावृत्तियां ही दिखाई दी। शायद इसका उद्देश्य जनता का ध्यान आकर्षित करने या राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को झटका देने की तुलना में अपने स्वयं के मतदाता को आधार बनाकर उन्हें आश्वस्त करना अधिक था। जो लोग समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को आगे बढ़ाने के पीछे भाजपा की राजनीतिक अनिवार्यता से परिचित है, वे जानते होंगे कि प्रधानमंत्री का वास्तव में मतलब क्या था। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने तीखे हमले के साथ जो राजनीतिक प्रहार करने की कोशिश की, वह भी लोकसभा चुनाव अभियान की खुमारी और उनके पिछले स्वतंत्रता दिवस के भाषण की नीरस पुनरावृत्ति जैसा ही दिखाई पड़ा, जिसमें उन्होंने देश के 3 बुराइयां भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ चेतावनी दी थी। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ डर का माहौल बनाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध के उनके नए दावे को निश्चित रूप से उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए आने वाले दिन में उनके खिलाफ और अधिक तीव्र कार्रवाई करने की चेतावनी के रूप में देखा जाएगा। दिल्ली से चलते हैं थोड़ा कलकत्ता की ओर, जहां नारी की बात हो रही है, और बात जब नारी की होती है तो बात उसकी ममता की होती है। लेकिन अभी तो देखा जाए तो देश में हर जगह ममता कुचली जा रही है। कोलकाता से लेकर के उत्तराखंड तक और देश के अन्य कोनों में भी ममताएं केवल रोंदी जा रही है। लेकिन जब ममता की चर्चा हो तो ममता बनर्जी कहां छूटती है। लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष से अब लोगों का भरोसा टूट रहा है। ममता की राजनीतिक सफलता में महिलाओं की काफी अहम भूमिका रही है। 2008 में सीपीआई एम के खिलाफ अपनी लड़ाई के आखिरी क्षण में प्रवेश करते ही ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष का एक नारा दिया था, अर्थात महिलाएं, जमीन और लोग। ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल की जनता, खास करके महिला मतदाताओं के बीच में एक गहरा भावनात्मक संबंध बना हुआ रहा है। यह संबंध 2011 में उनके असाधारण तरीके से सत्ता में आते और उनके प्रथम बार मुख्यमंत्री बनने से और भी अधिक मजबूत हो गए थे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक नेता अब अपने कैरियर की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने लगे हैं। उन्हें उस भरोसे को बनाए रखने की आवश्यकता है जिसे उन्हें कभी ताकतवर सीपीआई नेतृत्व वाले वाम मोर्चा के खिलाफ कई सालों की कड़ी मेहनत से हासिल किया था। ममता बनर्जी इस समय अपने कैरियर की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना कर रही है। उन्हें उस भरोसे को बनाए रखने की जरूरत है जिसे उन्होंने कभी सबसे ताकतवर नेतृत्व सीपीआई एम वाले वाम मोर्चा के खिलाफ कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद हासिल किया था।
ममता बनर्जी जो इस समय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी है, 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ जघन्य बलात्कार एवं हत्या के विरोध में कोलकाता एवं अन्य जिलों में लगभग 300 से ज्यादा लोगों ने स्वस्फूर्त तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन की और आग पूरे पश्चिम बंगाल में फैलने लगी, जिसकी ममता बनर्जी की सरकार की निंदा होने लगी। 14 अगस्त की रात को हजारों की संख्या में उमड़ी महिलाओं ने उन्हें यह संदेश तो दे ही दिया है कि उनकी सरकार, पार्टी जिसमें नौकरशाह और पुलिस कर्मियों, स्थानीय तथाकथित नेताओं या सत्ता के दलालों के इशारों पे जो काम कर रहे हैं, वे गुलामी अब बर्दाश्त नहीं होगी, अब वह स्वीकार नहीं होगी। आरजी कार की घटना पर विरोध प्रदर्शन में लोगों को डराने धमकाने, नौकरशाही के भ्रष्टाचार और लोगों की समस्याओं के प्रति उदासीनता तथा बाहुबलियों और छोटे मोटे पार्टी के नेताओं द्वारा बड़े लोगों के संरक्षण में पैसे कमाने के रॉकेट के बारे में भी काफी जोर से बातें की गई है। बलात्कार हत्या की घटना में विफलताओं और चूकों की बढ़ती सूची से पता चलता है कि ममता सरकार नौकरशाही, पुलिस और सार्वजनिक संस्थानों सेवाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों पर अब नियंत्रण नहीं रख पा रही है। इन सभी विफलताओं के लिए मुख्यमंत्री जवाब दे तो है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में हुई बलात्कार हत्या के मामले में आरोपियों का बचाने में सरकार का हाथ है, यह कहते हुए स्थानीय प्रशासन पे गंभीर सवाल उठाए हैं। हालांकि उनके इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस भड़क गई है और लोकसभा में विपक्ष के नेता की आलोचना करती है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान महिला सुरक्षा के ट्रैक को देखा जाए तो काफी निराशाजनक होगा। बनर्जी ने मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया। ममता ने कहा कि सीबीआई द्वारा मामले को अपने हाथ में लेने से हमें कोई समस्या नहीं है, हम चाहते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाना चाहिए। बनर्जी ने इस घटना का कथित रूप से राजनीतिकरण करने और विरोध प्रदर्शन भड़काने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और विरोध प्रदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए इसकी तुलना बांग्लादेश के छात्र आंदोलन तक से कर डाली। हमें न्याय चाहिए कि मांग द्वारा पुलिस से बेहतर जांच, कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा एवं बेहतर प्रशासन की मांग करते हुए यह महिलाओं की रैली और महिलाओं के आंदोलन ममता बनर्जी सरकार के लिए एक अल्टीमेटम ही दिखाई देता है। उनके निर्वाचन क्षेत्र की महिलाएं, चाहे वो शहरी हो या गरीब या ग्रामीण हो, लक्ष्मी भंडार मासिक नगद हस्तांतरण के लिए आभारी तो है। किसी न किसी सरकारी योजना के तहत वो लाभार्थी भी है, जिनकी कुल संख्या लगभग 2 करोड़ है। इस तरह उन्हें धोखा तो नहीं दिया जा सकता, उनके साथ को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, या यदि वे न्याय की मांग करती हैं तो उन्हें न्याय से वंचित तो नहीं किया जा सकता। अब तक महिला मतदाता ममता और उनकी सरकार को दोष देने से बचती रही है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, नौकरशाही और पुलिस को ही हमेशा कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। आरजी कार कांड की पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने के लिए अपनी रैली की तारीख पहले करके ममता सरकार के खिलाफ उन्होंने विरोध दिखा दिया है। ममता बनर्जी को जो व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए अब शायद उनके पास समय कम है। ममता के पास संवेदनशील मामलों के प्रबंधन में चूक करने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत 2012 के पार्क स्ट्रीट सामूहिक बलात्कार से हुई, जिसे उन्होंने शुरू में पीड़िता को शर्मिंदा करके खारिज कर दिया था और इसे एक नाटकीय घटना कहा था। फिर 2013 में कामदनी में एक कॉलेज छात्रा की बर्बर हत्या और सामूहिक बलात्कार हुआ। दोनों घटनाओं के विरोध में जनता सड़कों पे उतर आई थी, ठीक उसी तरह जैसे कि मौत ने महिलाओं को अभया संगठित होने के लिए प्रेरित किया था। अब से लेकर 2026 तक जब अगले राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ममता को शायद अपने कैरियर के सबसे कठिन राजनीतिक चुनौतियों से निपटना होगा। उन्हें सत्ता विरोधी लहर और उन धारणाओं से खुद को बचाना होगा जो उनके बारे में जड़े जमा रही है, जिन्हें विपक्ष द्वारा लगातार भ्रष्ट, धूर्त और सांप्रदायिक बताया जा रहा है, जो चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेलती है।